नमस्ते बच्चों। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के बाद में आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कोविड-19 के चलते हम इस लैब को सॉफ्टवेयर से और वर्चुअल लैब के थ्रू करेंगे। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब नॉर्मली हमारी 50 मार्क्स की है, जिसका 1 क्रेडिट है आपके बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का है, एक्सटर्नल एग्जाम 20 मार्क्स का है। तो आइए हम चलते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है जो हमारा है कोर्स आउटकम्स एंड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, कोर्स आउटकम्स क्या होता है? देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूं कोर्स आउटकम्स क्या होते हैं। नॉर्मली आप लोग जो बोलते हो ना, हमारे राजस्थान में एक प्रॉब्लम है कि हम कोर्स को वो बोलते हैं जो चीज हम कर रहे हैं। जैसे बीटेक को कोर्स बताते हैं कि कौन सा कोर्स कर रहा है, बीटेक कर रहा है, आईटीआई ये कोर्स है, जबकि ये कोर्स नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम्स, इनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, अब इन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एआईसीटीई जब पहले इंजीनियरिंग कराती थी तो बहुत सारा बच्चा इंजीनियरिंग करके निकल गया, पर कॉलेजेस क्वालिटी वाले नहीं होते, तो उनको वो चीज नहीं मिल पाती जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो सोसाइटी को चाहिए। सोसाइटी को जैसा इंजीनियर चाहिए, इंडस्ट्री को जैसा इंजीनियर चाहिए, वो कॉलेजेस से नहीं निकल पा रहे। तो एआईसीटीई ने क्या करा, हर प्रोग्राम में कोर्सेज दिए हैं जिससे कि कुछ आउटकम निकले। उन आउटकम से एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर बन के निकले, वो एआईसीटीई की डिमांड है। अब कोर्स क्या है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनको एआईसीटीई कोर्स कहती है, उनको कोर्स कहती है। और हर कोर्स का एक आउटकम है। जैसे आप मशीन पढ़ रहे हो तो मशीन एक कोर्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो वो एक कोर्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब खुद एक कोर्स है। तो हर किसी के आउटकम्स है। इवन आप सेमिनार प्रोजेक्ट ये भी बनाते हो ना, तो ये भी आपके कोर्स है, इनके कुछ ना कुछ आउटकम्स हैं। जैसे सेमिनार दोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, ये उसका आउटकम है। ठीक है, आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे, सेमिनार रिपोर्ट बनाओगे तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, आउटकम्स। तो ऐसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को लैब को करेंगे तो हमारा क्या आउटकम आएगा, हम क्या सीख जाएंगे जिससे कि हमें इंडस्ट्री में फायदा मिलेगा, हमारी इंजीनियरिंग में फायदा मिलेगा। तो वो है नॉर्मली 4 कोर्स आउटकम्स है हमारे। पहला कोर्स आउटकम है टू इंप्लीमेंट द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू इंप्लीमेंट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेवलपमेंट क्रूशियल प्रोडक्ट्स। इसको समझते हैं, विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान लेके, और कौन सी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का ज्ञान लेके हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हम हमारी इस नॉलेज को, ज्ञान को इंप्लीमेंट करेंगे और क्रूशियल प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। डेवलप प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कि मेरी गाड़ी में अगर वेट ज्यादा हो जाए तो मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो जाए, तो डेफिनेटली बात है आपको वेट सेंसर चाहिए होगा उसमें। अब उस वेट सेंसर का आउटपुट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो आपको उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है आगे प्रोसेस कराने के लिए। आगे प्रोसेस कराने के लिए आपको उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो आपको एक एम्पलीफायर की जरूरत पड़ गई। अब ये एम्पलीफायर कहां से डिजाइन करोगे आप, तो ये चीज आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज इंप्लाई करेगा। ठीक है, कोर्स आउटकम 2 क्या है, टू एनालाइज एंड डिजाइन वेरियस सेमीकंडक्टर सर्किट्स लाइक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर यूजिंग बीजेटी और एफईटी एटसेट्रा। कोर्स आउटकम सेकंड क्या कहता है, आप बहुत सारे सेमीकंडक्टर सर्किट्स हैं, उनसे आप डिजाइन करेंगे सर्किट्स को। कौन से सर्किट, एम्पलीफायर्स को, ऑसिलेटर्स को, किसके थ्रू, बीजेटी या एफईटी के थ्रू यूज करके, और फिर उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब उसके पैरामीटर्स निकालेंगे कि उसका गेन कितना आया, उसकी बैंडविड्थ कितनी आई, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई। तो ये चीजें कहलाती है एनालाइज। कोर्स आउटकम 3 क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर को आप समझेंगे, टू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। आप जानते हो घरों में, आप जानते हो कि कभी कभी सप्लाई ज्यादा आ जाती है, जो डिवाइसेज होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो फूक जाते हैं, तो उनमें अपन को एक स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जिसका काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना, कि सप्लाई वोल्टेज अगर ज्यादा आ जाए तो उसको कैसे रेगुलेट कांस्टेंट लिया जाए, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। तो ये चीज हम वोल्टेज रेगुलेटर में पढ़ेंगे। और कोर्स आउटकम 4 क्या कहता है, आप बीजेटी और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बहुत सारे एप्लीकेशंस को इलेबोरेट करेंगे। जैसे विन ब्रिज है, वो ओपेम है, ओपेम विन ब्रिज की तरह काम आता है हमारा, ओपेम इंटीग्रेटर की तरह काम आता है, ओपेम डिफरेंशिएटर की तरह काम आता है, बीजेटी एम्पलीफायर की तरह काम आता है। तो इनको हम इलेबोरेट करेंगे, इनको हम स्टडी करेंगे डीपली, और फिर इनके रोल देखेंगे इंडस्ट्रीज में या प्रोडक्ट्स में क्या है। तो यहां तक आपको कोर्स आउटकम समझ में आ गया होगा।
अब हमारा आता है एक्सपेरिमेंट करने के सबसे पहली बात है तरीके देख लीजिए। आपने जो 11th 12th क्लास फर्स्ट ईयर में जो आपने करा होगा वो एक्सपेरिमेंट में आप लिखते हो ऑब्जेक्ट, एपरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशन। ये आप सदियों से करते आ रहे हो जब से आपने पे एक्सपेरिमेंट करने चालू करे होंगे। पर फिर क्या अंतर रह गया आप में और एक इंजीनियर में? एक इंजीनियर में क्या अंतर है और उस 11वीं क्लास के बच्चे में क्या अंतर है जो उस फाइल को बना रहा है? वो भी इसी तरीके से बना रहा है, आप भी इसी तरीके से बना रहे हो। क्या अंतर रह गया? अंतर आपका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका और उसको लिखने का तरीका। देखिए, हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट हम जब टेक्निकल लाइन में आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हमारा एम क्या है? टू स्टडी अबाउट द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ एंड विदाउट फीडबैक, विथ एंड विदाउट फीडबैक एंड प्लॉट द गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एंड कैलकुलेट द बैंडविड्थ इन बोथ केसेस। ठीक है, फाइंड आउट द गेन आल्सो, डिटरमाइन द गेन एट 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के लिए आपको गेन निकालना है एम्पलीफायर का। ठीक है, समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये आपका यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है। अब अगला आता है अबाउट द एक्सपेरिमेंट। अबाउट द एक्सपेरिमेंट का मतलब है क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब हम क्या करना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, क्यों कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, और कैसे करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, क्या फायदा होगा हमें इससे। ठीक है, तो अबाउट द एक्सपेरिमेंट हमको यही बताता है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एम्पलीफायर का। वी विल स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर टाइप्स। वी विल स्टडी अबाउट द नीड ऑफ एम्पलीफायर, हमें एम्पलीफायर की नीड के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, हम नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन पढ़ेंगे। डिजाइन का मतलब है कैसे तो बाइसिंग होती है, कौन से कंपोनेंट के क्या रूल है, कैसे इनको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये कंपोनेंट जो आपके एम्पलीफायर में लगेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कैसे करेंगे, हम एक इनपुट सिग्नल देंगे और एक आउटपुट सिग्नल को देखेंगे। आउटपुट सिग्नल को हम देखेंगे, उसके बाद हम उसका गेन निकालेंगे, प्लॉट एंड कैलकुलेट द गेन, देन प्लॉट द गेन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। हम गेन का प्लॉट करेंगे, कर्व खींचेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको हम कहते हैं गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, उस कर्व से हम बैंडविड्थ निकालेंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे फीडबैक लगाने पर गेन में क्या फर्क आया, क्या हमारा आउटपुट में कुछ चेंजेस आए, उनको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे क्या फायदा हुआ फीडबैक लगाने से। राइट, तो ये सारी चीजें हम अबाउट द एक्सपेरिमेंट में बता रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता लग गई है। फिर देखिए आप एपरेटस, देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे मान लो आप एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है टू स्टडी अबाउट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और उसको ये नहीं पता एम्पलीफायर क्या होता है, गेन क्या होता है। अभी जैसे एक्सपेरिमेंट में मैंने बात करी है गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बताओ, अब उसको ये नहीं पता क्या होता है। तो कोई भी चीज होती है उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, और एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उसको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। तो एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एम्पलीफाई करती है इनपुट सिग्नल पावर को, बूस्ट करती है पावर लेवल को इनपुट सिग्नल के। ठीक है, पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल को वो क्या करती है, बूस्ट करती है। क्या? एम्पलीफायर। गेन क्या होता है, कितने अमाउंट से वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड गेन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। फीडबैक क्या होता है, कितने आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट को दे दिया जाए वापस, तो उसे कहते हैं फीडबैक। अगर वो सेम फेज में है, इनपुट और आउटपुट सेम फेज में है, और फिर हम आउटपुट को इनपुट में दे रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक होता है। अगर अपोजिट फेज में है तो नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक एडवांटेज देता है। क्या क्या एडवांटेज देता है वो हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी में।
फिर आता है गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ये कहता है कि आप गेन का प्लॉट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। आप गेन का प्लॉट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी कि आपने कोई एम्पलीफायर बनाया, उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या गेन आ रहा है, ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट निकाल लेंगे, उन पॉइंटों को आप ग्राफ खींचोगे, उसको कहेंगे गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। बैंडविड्थ क्या होती है, जब आप ग्राफ खींचोगे ना तो आपको दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में गेन कांस्टेंट दिखेगा। दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में गेन कांस्टेंट दिखेगा, उसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में और उससे पहले गेन डिक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपका गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के साथ नॉर्मली गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ये बताता है कि गेन का फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व खींचो, फिर आप ये देखोगे उस कर्व में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए गेन कांस्टेंट है। जहां तक गेन कांस्टेंट है तो दो पॉइंट मिलेंगे आपको, लोअर और अपर। दोनों पॉइंटों के बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, नॉर्मली बैंडविड्थ। हालांकि मैं बता देता हूं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होती है, पहले लोअर पे आते हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिस पर टोटल गेन का 70% गेन हो गया है, टोटल गेन का 70% गेन हो गया। और फिर आती है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन का 70% हो गया है, मतलब दो पॉइंट मिले हैं जिसपे गेन का 70% हो चुका है, उन दो पॉइंटों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कहलाता है बैंडविड्थ। क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। या यूं बोलो, अगर गेन डीबी में दिया हुआ है तो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे गेन 3 डीबी गिर गया है उस मैक्सिमम गेन से, मैक्सिमम गेन जो डीबी में दिया हुआ था, जैसे 20 डीबी दिया हुआ है, 20 डीबी गेन दिया हुआ है तो 20 का 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 डीबी। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसपे गेन 17 डीबी हुआ है, ऐसे दो फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, एक होगी लोअर और एक होगी हायर। तो 17 हो गया है, मतलब क्यों, क्योंकि 3 डीबी गिर गया है। तो मैक्सिमम गेन का 3 डीबी जिस फ्रीक्वेंसी पे गिर जाए उन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बैंडविड्थ कहते हैं। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? ठीक है, अब आती है हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हम इस एक्सपेरिमेंट को नॉर्मली सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, और आप इसको हार्डवेयर पे भी कर सकते हो। आप कंपोनेंट खरीद के लिए आइएगा, उसको डिजाइन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हैं, प्रोटियस सॉफ्टवेयर है 8.0 वर्जन, SP1 2009 वर्जन है, ये 2009 में आया था। इसके लिए हमें एक लाइसेंस फाइल की भी जरूरत होती है। इस सॉफ्टवेयर को डालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लैपटॉप या पीसी की, कि रैम का साइज 512 MB होना चाहिए और रोम साइज 162 MB होना चाहिए। रोम का साइज मतलब एक कंप्यूटर में डालने के लिए कम से कम आपको इतनी जगह तो चाहिए। प्लस इसमें नॉर्मली हमारा जो है विजुअल स्टूडियो भी होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे डल सकता है, ये विंडोज 7 पे डल सकता है, 8 पे डल सकता है, 8.1 पे भी डल सकता है, एक्सपी पे भी डल सकता है, सर्वर पे भी डल सकता है, और 32 बिट और 64 बिट दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, लाइनेक्स वगैरह के लिए नहीं आया अभी, लाइनेक्स और उबंटू के लिए नहीं आया। दूसरा सॉफ्टवेयर है जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट का है, मल्टीसिम का 14.0 वर्जन है, एजुकेशन सूट। इसके लिए भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, पीसी की रिक्वायरमेंट है। 512 MB मिनिमम रैम चाहिए और रोम का साइज इसमें चाहिए 674 MB, मतलब इतनी जगह तो होनी चाहिए आपको इस सॉफ्टवेयर को डालने के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वही है, विंडोज 7 में भी डल सकता है, 8.1 में भी डल सकता है, 8 में भी डल सकता है, एक्सपी में भी डल सकता है, सर्वर पे भी डल सकता है 2003, और 32 बिट और 64 बिट पे है। ये भी 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डल जाता है। तो ये तो आया हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसके बाद आती है हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आप देख लीजिए, एक तो हमें चाहिए बीजेटी ट्रांजिस्टर चाहिए, हमें बीजेटी नॉर्मली कौन सा, हमें बीजेटी चाहिए 2N2222। यहाँ N का मतलब है NPN ट्रांजिस्टर है ये, और सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है, जिसका करंट गेन कितना है 200। ये कितना चाहिए हमको, 1। फिर हमें कुछ रेजिस्टेंस चाहिए, कौन कौन से, R1 R2 RC RE, R1 R2 RC RE, और ये 1/4 वाट के होंगे, आधे वाट की जरूरत नहीं है, 1/4 वाट के ही रेजिस्टेंस हमें चाहिए।
अलग अलग वैल्यू के हैं, कोई 22 किलो ओम का है, कोई 2 किलो ओम का है, कोई 2.2 किलो ओम का है, कोई 220 ओम का है। ठीक है, हमें डायोड चाहिए 1N4007 4, हमें फिल्टर कैपेसिटर चाहिए 470 माइक्रोफेरेड का, हमें इनपुट कैपेसिटर चाहिए 4.7 माइक्रोफेरेड का, हमें आउटपुट कैपेसिटर चाहिए 10 माइक्रोफेरेड का, हमें बाईपास कैपेसिटर चाहिए 100 माइक्रोफेरेड का, हमें ट्रांसफार्मर चाहिए 12012 24 वोल्ट 500 मिली एम्पियर। ठीक है, 24 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का 12012 का। हमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर चाहिए एक, हमें रेगुलेटर आईसी चाहिए 7812 जो हमको 1.5 एम्पियर की सप्लाई दे सके, 12 वोल्ट की कांस्टेंट डीसी सप्लाई दे सके 12 वोल्ट की। हमें पैच कोड चाहिए 4 mm की 8, हमें फंक्शन जनरेटर चाहिए 5 मेगाहर्ट्ज का एक, हमें सीआरओ चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज का एक, हमें बीएनसी टू क्रोकोडाइल केबल चाहिए 3। बीएनसी टू क्रोकोडाइल होती है जब हमें सिग्नल देखना होता है सीआरओ पे, तो उस केबल को हम लोड से कनेक्ट करते हैं। सीआरओ और लोड के बीच में जो केबल कनेक्ट होती है उसको बीएनसी टू क्रोकोडाइल कहते हैं, क्योंकि उसके जो एंड होते हैं वो मगरमच्छ जैसे होते हैं, इसलिए इसको क्रोकोडाइल केबल कहा जाता है। हमें एसी सप्लाई सोर्स चाहिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, हमें एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए एक, हमें स्विच चाहिए एसपीएसटी स्विच। क्लियर है? अब इन कंपोनेंट्स का रोल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इन कंपोनेंट्स का आपका रोल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आइए, ट्रांजिस्टर बीजेटी कौन सा है ये? 2N22। किस लिए काम आ रहा है ये हमारा काम आ रहा है यूज्ड एज एक्टिव कंपोनेंट, एम्पलीफाई करने का काम यही करेगा, यूज्ड एज एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, यही आपका एम्पलीफाई करने का काम करेगा। R1 22 किलो ओम, ये किसमें काम आ रहा है हमारा? ये हमारा काम आ रहा है यूज फॉर बायसिंग, बायसिंग करने का काम आता है। मतलब सेट ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट इन एक्टिव रीजन। हमारे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवाने के लिए ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए, एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए। तो ये एक्टिव रीजन में क्यू पॉइंट को लाने का काम किसका है? R1 का। ठीक है, RC ये हमारा नॉर्मली किसकी तरह काम करेगा? ये लोड की तरह काम करेगा, एक्ट एज लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, R2 किसके तरह काम करेगा? R2 हमारा जो है वो भी हमारा बायसिंग में काम आता है। R2 हमारा केस में काम आता है, बायसिंग में काम आता है। ठीक है, RE ये किसमें काम आता है? ये हमारा क्या करता है? नॉर्मली प्रोवाइड फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक, ये फीडबैक प्रोवाइड कराता है हमारा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 फेड टू इनपुट, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है वो वापस कहां जाती है? इनपुट में जाती है। डायोड 1N4007 ये किसके काम आएगा बताइए? यूज फॉर डिजाइनिंग ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि हमें डीसी सप्लाई भी तो चाहिए काम कराने के लिए। एम्पलीफायर डीसी सप्लाई पे काम करता है, नॉर्मली डीसी तो चाहिए ना ट्रांजिस्टर को, तो वो डीसी सप्लाई हम ब्रिज रेक्टिफायर से बनाएंगे। ठीक है, सी फिल्टर कौन सा है? 470 माइक्रोफेरेड का है कैपेसिटर। क्या काम आएगा ये? हमें पता है गिव स्मूथ डीसी, गिव स्मूथ डीसी, डीसी देगा स्मूथ डीसी फ्रॉम पल्सेटिंग डीसी। जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है वो पल्सेटिंग डीसी देता है, इससे स्मूथ डीसी देने का काम कौन करेगा? ये
फिल्टर का कैपेसिटर काम करेगा। ये इनपुट कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर, ये आउटपुट कैपेसिटर है। ये बाईपास कैपेसिटर है। काम क्या है बाईपास का? इट प्रिवेंट फीडबैक, ये फीडबैक को रोकेगा, ये फीडबैक को रोकेगा। ट्रांसफार्मर 12012, ये क्या करेगा? सेंटर टेप क्या करेगा? ये डेफिनेटली बात है, आपको 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए। 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई के लिए ये क्या करेगा? स्टेप डाउन करेगा एसी इनपुट को, कितने का? 220 वोल्ट का, टू 12 वोल्ट में, या तो 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा ये, या 0 में। 7812 ये क्या काम करेगा? नॉर्मली हमें पता है ट्रांजिस्टर की जो सप्लाई होनी चाहिए हमें बीजेटी की, वो 12 वोल्ट कर रहे हैं हम, तो गिव रेगुलेटेड डीसी, रेगुलेटेड डीसी और कांस्टेंट डीसी। चाहे इनपुट में कितने चेंज हो जाएं, इनपुट में चेंजेस आ भी जाए ना, अगर एसी इनपुट में चेंज आ जाए, कौन से 220 वोल्ट में 222 आ जाए, तो डेफिनेटली बात है आपका 220 वोल्ट में ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट पे ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट दे रहा है, तो 222 पे वो 12.25 भी तो दे सकता है, पर हमें 12 वोल्ट की डीसी चाहिए, तो ये रेगुलेटर देता है। पैच कोड कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैच कोड चाहिए। कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैच कोड चाहिए। फंक्शन जनरेटर 5 मेगाहर्ट्ज का, 5 मेगाहर्ट्ज का हमें क्या चाहिए? फंक्शन जनरेटर। क्या काम आता है फंक्शन जनरेटर? डेफिनेटली बात है, आप क्या कर रहे हो? फंक्शन जनरेटर जनरेट सिग्नल, सिग्नल देता है ये ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.1 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज का हमें सिग्नल जनरेट करेगा, इनपुट सिग्नल। सीआरओ कौन सा है? 30 मेगाहर्ट्ज का। क्या काम आता है ये सीआरओ? ऑब्जर्व द वेवफॉर्म, वेवफॉर्म देखने के काम आता है ये। अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज की वेवफॉर्म देखने के काम आता है। बीएनसी टू क्रोकोडाइल, क्या है ये? बीएनसी टू क्रोकोडाइल केबल A1:1, मतलब आपको सीआरओ पे और सर्किट के कनेक्शन के लिए ये केबल चाहिए। एसी सप्लाई सोर्स चाहिए आपको, और क्या चाहिए? डिजिटल मल्टीमीटर, जो आपको क्या करता है? मेजरमेंट करने का काम चाहिए, मेजरमेंट करने का काम चाहिए। ये 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई देता है फॉर मेकिंग डीसी, डीसी सप्लाई बनाने के लिए आपको 220 वोल्ट की इनपुट सप्लाई देता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये सारे कंपोनेंट्स के रोल हो गए। क्या हो गए बेटा? ये आपके सारे कंपोनेंट्स के रोल हो गए। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया बताइए? आ गया? वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे, ठीक है? ये हो गए, ये हो गए। ये कंपोनेंट्स आपको दिखते कैसे हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में? वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा दिखता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ऐसे दिखते हैं, पैच कोड्स ऐसी दिखती हैं, सीआरओ ऐसा होता है, फंक्शन जनरेटर ऐसा होता है, देख लीजिए फंक्शन जनरेटर ऐसा होता है, ठीक है? ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, बीजेटी, ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, ठीक है?
अब इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी एंड प्रिंसिपल, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।